तो बेसिकली इस वीडियो में अपन जनरल पैथो के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीमोडायनामिक डिसऑर्डर इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इन्फेक्शन के बारे में। अगर अपन बात करें कितना कॉमन, तो अपन सब बचपन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, सेरेब्रल इन्फेक्शन हुआ, इन सब से अपन बचपन से फेमिलियर है ना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजिकल एक्सपेक्ट है डिजीज़ को लेके, जो अपन के आगे बहुत काम आएगा। अगर अपन इसकी बात करें तो देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का ही पैटर्न फॉलो होता है जब किसी टिश्यू का इन्फेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि इन्फेक्ट होता क्या है बेसिकली, तो इन्फेक्ट एक टिश्यू का लोकलाइज्ड एरिया है जिसमें क्या हो रहा है, इस्चेमिक हाइपोक्सिया, इसमें इस्चेमिक नेक्रोसिस। बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी टिश्यू की या आर्टीरियल सप्लाई या वीनस ड्रेनेज ऑक्लूड होती है, या उसकी आर्टीरियल सप्लाई ऑक्लूड हो रही है, उसका वीनस ड्रेनेज ऑक्लूड हो रहा है, तो क्या होता है, उस टिश्यू का हाइपोक्सिया, है ना, वो टिश्यू हाइपोक्सिया की स्टेट में जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उसके सेल डेड होते हैं। किस पैटर्न को फॉलो करते हैं सेल डेथ नेक्रोसिस को फॉलो करती है। नेक्रोसिस पैटर्न से उसके सेल डेथ होते हैं। और नेक्रोसिस में भी कौन सा मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न फॉलो होता है, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ज़्यादातर केसेस में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का पैटर्न फॉलो होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि बेसिकली अपन सारी पैथोलॉजी वहीं पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तो अपन आगे इसकी कुछ आगे के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर अपन बात करें कि मोस्टली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, पर कुछ एग्जाम्पल, मतलब केवल एक ही एक्सेप्शन है, वह है सेरेब्रल इन्फेक्शन का। उसमें कौन सा होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। बेसिकली वर्ड्स कोएगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव, ये क्या होते हैं, तो बेसिकली नेक्रोसिस होते हैं ना, जो नेक्रोसिस होता है वो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न से होता है। ठीक है, जैसे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो टिश्यू है वो अपने, जिस टिश्यू के सेल्स अपने इंटैक्ट स्टेट को कुछ दिनों तक मेंटेन करके रखते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री एकदम इंटैक्ट रहती है। ठीक है, वो अपने स्टेज मतलब जो उनका इंटैक्ट स्टेट है वो उसमें रहते हैं। जबकि लिक्विफेक्टिव में नाम से पता पड़ रहा है, क्या पता पड़ रहा है, कि वो लिक्विफाई हो रहा है, सेल लिक्विफाई हो रहा है, जैसे पस फॉर्म हो रही है ना। तो बेसिकली अंतर है। तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहाँ पे देखने को मिलता है, केवल और केवल सेरेब्रल इन्फेक्शन में। बाकी जैसे हार्ट का मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, बोवेल का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ, लंग्स का पल्मोनरी इन्फेक्शन, एक्सट्रीमिटीज़ का गैंग्रीन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है, मतलब ये सब फॉलो करते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को। अगर अपन आगे बात करें क्या क्या कॉज है, तो बेसिकली क्या कॉज है, आप देखो, ये मान लीजिए टिश्यू है, इसका क्या हो रहा है, नेक्रोसिस। तो इसके दो ही कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज, इसकी आर्टीरियल सप्लाई में ऑक्लूजन आ गया, मतलब आर्टीरियल सप्लाई, बेसिकली इसके पास ब्लड पहुंच नहीं रहा है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, इससे ब्लड आगे नहीं निकल रहा है। जरूरी नहीं है केवल ऑक्लूजन ही है, ठीक है, जरूरी नहीं है केवल ऑक्लूजन ही है। तो अपन अब बात करते हैं कि पहले ये बात करते हैं आर्टीरियल कॉजेज। ठीक है, अपन पहले बात करते हैं आर्टीरियल कॉजेज की, कि उस टिश्यू तक ब्लड पहुंच क्यों नहीं रहा है, जिसके कारण उसमें हाइपोक्सिया हो रहा है। तो आर्टीरियल कॉजेज की बात करें तो सबसे कॉमन आर्टीरियल कॉज है कि भाई ऑक्लूजन हो रहा है ल्यूमेन का, मतलब उस आर्टरी, मतलब उस टिश्यू तक जो आर्टरी जा रही है उसकी ल्यूमेन का ऑक्लूजन हो गया है। इसकी अगर अपन बात करें तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए दो अलग अलग केस ले लेते हैं अपन। पहला केस तो ये, यहाँ पे कोई थ्रोम्बस बना था, वो थ्रोम्बस यहाँ से डिटैच हुआ और यहाँ पे आके वो ऑक्लूड हो गया। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया एम्बोलिज्म, है ना। थ्रोम्बस यहाँ बना था, डिटैच हुआ और यहाँ आके ऑक्लूड हो गया। ये एम्बोलिज्म और भी कोई कॉज के कारण हो सकता है, मान लीजिए कोई फैट एम्बोलिज्म हो गया यहाँ पे, है ना, बोन मेरो एम्बोलिज्म हो गया, कोई भी एम्बोलिज्म हो सकता है। जबकि दूसरा कॉज क्या है, जो आर्टरी जा रही है टिश्यू को सप्लाई करने, उसी में यहाँ पे थ्रोम्बस बन गया, है ना। ये एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है जो आर्टरी जा रही है उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन गया,
है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल थे ओक्लूजन ऑफ ल्यूमन के। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो भी आर्टरी सप्लाई कर रही है बेसिकली उसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, लोकल वैसोस्पाज्म, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण भी आगे ब्लड नहीं जा रहा, या क्या हो गया उसका वस्कुलाइटिस हो गया। वस्कुलाइटिस क्या होता है, तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज, है ना, वस्कुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरी। पहले ये आर्टरी ऐसी थी, अब मान लीजिए इस आर्टरी का इन्फ्लेमेशन हो गया, तो कुछ इस तरह से इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो पहले तो खूब रूट था जाने का, अब रूट कम बचा, है ना, तो बेसिकली वस्कुलाइटिस से भी हो सकता है। या क्या हो सकता है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, ये एक स्मोकिंग रिलेटेड कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो अपनी स्मॉल और मीडियम साइज़ की आर्टरीज होती है ना, उसमें थ्रोम्बस बनने लग जाता है, ठीक है, जनरलाइज थ्रोम्बस बनने लग जाते हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है। ये बेसिकली थ्रोम्बो एंजिनाइटिस ऑब्लिटरेंस ऊपर वाले में रखना चाहिए था। या फिर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कंप्रेशन, कि बार के कारण, मान लीजिए ये आर्टरी तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन बाहर कुछ हो रहा है जिसके कारण इस आर्टरी से आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। तो मान लीजिए क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया, उस ट्यूमर ने इस आर्टरी को क्या कर दिया, उस ट्यूमर ने इस आर्टरी को कंप्रेस कर दिया। बेसिकली ये ट्यूमर ऐसा बन गया और उसने इस आर्टरी को कंप्रेस कर दिया, जिसके कारण आगे ब्लड नहीं जा रहा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अपन ने लाइगेचर लगाया, है ना, लाइगेचर बहुत टाइट लगा दिया, तो बहुत टाइट लाइगेचर के कारण आगे ब्लड नहीं जा रहा। तो बेसिकली ये सब थे आर्टीरियल कॉजेज़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इन्फेक्शन के, अगर अपन बात करें, इन्फेक्शन की बात करें, तो उसके सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ आर्टीरियल कॉजेज़ ही होते हैं, क्योंकि जो वीनस कॉज होते हैं ना, वो यूजुअली रिजल्ट करते हैं कंजेशन में, ठीक है, वीनस कॉजेज़ यूजुअली रिजल्ट करते हैं कंजेशन में। लेकिन वीनस कॉजेज़ के कारण क्यों होता है, क्योंकि वीनस कॉजेज़ के कारण स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो जाता है, टिश्यू का स्टेगनेंट हाइपोक्सिया वीनस कॉजेज़ के कारण देखने को मिलता है। इसलिए अपन वीनस कॉजेज़ को भी इनके साथ इन्फेक्शन के कॉज मान लेते हैं। बाकी यूजुअली वीनस कॉज क्या, मतलब वीनस कॉजेज़ क्या करेंगे, वो करेंगे कंजेशन। लेकिन एक बार वापस बात समझिए आप, आर्टीरियल, वीनस, आर्टीरियल सीधा क्या कर रहा है, इन्फेक्शन, जबकि वीनस क्या कर रहा है, ये करता है सीधा तो कंजेशन, लेकिन इस वीनस के कारण हो रहा है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, जिसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली ऐसी एक साइकिल होती है। अगर अपन बात करें कि वीनस में क्या क्या हो सकते हैं, तो वही वापस से थ्रोम्बस, एम्बोलस। थ्रोम्बस की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, डीप वेन थ्रोम्बस, या कार्पल टनल, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही नाम आ गया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बस, ठीक है, ये हो सकता है। या अपन एक्सट्रिंसिक वेसल कंप्रेशन की बात करें कि वेन बाहर से कंप्रेस हो रही है, जैसे किसी ट्यूमर के कारण। या क्या हो सकता है, जो बेसिकली वेन है उसका टॉर्जन हो रहा है, ठीक है, जैसा किस में देखने को मिलता है, टेस्टिकुलर टॉर्जन में। टेस्टिकुलर टॉर्जन में बेसिकली क्या होता है, तो इसमें टेस्टिस है ना अपने पेडिकल के अलोंग रोटेट होती है, टेस्टिस अपने पेडिकल के अलोंग रोटेट हो रही है, इस रोटेशन के कारण उसकी वेन का क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरी बात करें तो बोवेल वल्वुलस, इसमें GIT की बेसिकली इंटेस्टाइन अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट हो जाती है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, जिसमें वेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या वेन का कोई ट्रॉमेटिक रप्चर, या फिर बेसिकली वस्कुलर कंप्रोमाइज बाय एडिमा, जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये सब लीड करते हैं किसको, बेसिकली ये सब लीड करते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया को, जो इन्फेक्शन को लीड करता है। अगर अपन बाकी आगे बात करें तो इन्फेक्शन से कुछ मिनिमल इफेक्ट से लेकर डेथ तक की चीज़ें हो सकती है, मतलब या तो कोई इन्फेक्शन कुछ भी इफेक्ट शो नहीं करेगा बॉडी में, या उससे सीधा डेथ भी हो सकती है। तो क्या डिपेंड करता है, बेसिकली कौन डिसाइड करता है कि उसके कितना, मतलब उस एक इन्फेक्शन का कितना आउटकम, कैसा रहेगा आउटकम। तो बेसिकली कुछ चीज़ें होती है, जैसे सबसे पहले नेचर ऑफ वस्कुलर सप्लाई, ठीक है। अगर नेचर ऑफ वस्कुलर सप्लाई की अपन बात करें तो एक बहुत कॉमन सी बात आप समझिए, 4 तरह की वस्कुलर सप्लाई हो सकती है किसी ऑर्गन की। पहली, ड्यूअल वस्कुलर सप्लाई, मतलब एक ही ऑर्गन को 2 आर्टरीज सप्लाई कर रही है, जैसे लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी भी करती है, बेसिकली पल्मोनरी वेन भी करती है, और दूसरी चीज़ क्या करती है वहाँ पे, ब्रोंकियल आर्टरी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो क्या हो सकता है, तो वो होती है आपके लीवर, पोर्टल वेन भी करती है वहाँ पे, और दूसरी चीज़ क्या करती है आपकी, हिपैटिक आर्टरी। दूसरा क्या हो सकता है, पैरेलल ब्लड सप्लाई। पैरेलल ब्लड सप्लाई यानी जैसा अपन हैंड्स में देखते हैं, यूजुअली हैंड, फोर आर्म, यहाँ पे क्या होता है, 2 आर्टरी पैरेलली चलती है, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो जैसे ड्यूअल है, अगर मान लीजिए एक आर्टरी में
थ्रोम्बोसिस हो गया, तो भी लंग के पास दूसरी आर्टरी से तो पहुंच रहा है ब्लड, है ना। तो वहाँ पे यूजुअली रेयर केसेस में देखने को मिलता है इन्फेक्शन। पैरेलल आर्टरी की अगर अपन बात करें तो उसमें भी रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तीसरा होता है जैसा अपने जीआईटी में अपन ने देखा, जीआईटी और में बेसिकली अपन ने क्या देखा, एक मेन आर्टरी होती है लेकिन उससे कुछ आर्टीरियल आर्केड्स निकलती है ना। ये था तीसरी तरीका, इसमें भी बहुत रेयर होता है। लेकिन चौथा, पर इसमें देखो रेयर तो होता है, लेकिन मान लीजिए जो मेन आर्टरी है इसका ही ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो फिर तो पूरी जीआईटी साथ में जाएगी। इन दैट सेंस नॉट पूरी जीआईटी, पूरी इंटेस्टाइन, है ना, क्योंकि एक ही आर्टरी सबको सप्लाई कर रही है, हालांकि वो आगे आर्केड्स बना रही है, पर अगर मेन आर्टरी का हो गया तो प्रॉब्लम है। अगर बीच में किसी आर्केड का होता है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। और चौथा एंड आर्टरी, कुछ ऑर्गन्स केवल और केवल एंड आर्टरी से सप्लाई होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं, स्प्लीन, किडनी, है ना। तो बेसिकली ये जो ऑर्गन्स हैं और हार्ट, ये एंड आर्टरी से सप्लाइड होने वाले हैं, तो इनके अगर बाई चांस हो जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर अपन बात करें आगे रेट ऑफ ऑक्लूजन की, तो धीमे धीमे अगर ऑक्लूजन हो रहा है तो क्या मिलता है, उस ऑर्गन को ऑल्टरनेट परफ्यूजन पाथवे मिला बनाने का टाइम मिलता है, उसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। पर अगर अचानक ऑक्लूजन हो जाता है तो श्योरली इन्फेक्शन हो जाता है। धीमे धीमे में बेसिकली उसके पास कुछ ऑल्टरनेट रास्ते खोलने का टाइम होता है, ठीक है, तो वो अपने ऑल्टरनेट रास्ते बना लेता है, लेकिन अगर अचानक हो गया तो कुछ नहीं कर पाता। तीसरी बात अगर अपन देखें तो वल्नरेबिलिटी ऑफ टिश्यू टू हाइपोक्सिया। बेसिकली क्या होता है, जो टिश्यू जितने ज़्यादा हाइपोक्सिया के लिए वल्नरेबल होंगे उतना जल्दी उनमें इन्फेक्शन होएगा। जैसे न्यूरॉन्स, ये हाईली सेंसिटिव होता है हाइपोक्सिया के लिए, इसलिए अगर न्यूरॉन्स में 3 से 4 मिनट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो वहाँ पर हाइपोक्सिया होने लग जाता है। मायोकार्डियल सेल्स की बात करें तो ये न्यूरॉन्स जितने सेंसिटिव तो नहीं है, पर फिर भी हाइपोक्सिया को लेके सेंसिटिव है, इसलिए मतलब जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो 20 से 30 मिनट में हाइपोक्सिक हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें इस्चेमिक रिएक्शंस हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। पर उसी हार्ट के मायोकार्डियल सेल्स तो 20 मिनट में हो रहे हैं, लेकिन उसी हार्ट में मायोकार्डियल सेल्स के साथ जो फाइब्रोब्लास्ट हैं मायोकार्डियम के बीच, वो वायबल होते हैं इवन आफ्टर आवर्स, वो कुछ घंटों तक वायबल रह जाते हैं, क्योंकि वो हाइपोक्सिया को लेके कम सेंसिटिव है। तो यही बात बताती है कि एक ही हार्ट है, इसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, जिसके मायोकार्डियल सेल्स है वो तो 20 मिनट के अंदर मर गए, मायोकार्डियल सेल्स तो 20 मिनट के अंदर मर गए, लेकिन मायोकार्डियल सेल्स के बीच जो फाइब्रोब्लास्ट थे वो कुछ घंटों तक, सेवरल आवर्स, वो कुछ घंटों तक जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि जो मायोकार्डियल सेल्स थे वो ज़्यादा ससेप्टेबल थे टुवर्ड्स हाइपोक्सिया एज कंपेयर टू फाइब्रोब्लास्ट। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन है, उसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है स्मॉल वेसल्स का, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। बट वही पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर स्मॉल वेसल्स का किसी एनीमिक या साइनोसिस के पेशेंट में होता है, तो इन पेशेंट में ऑलरेडी हाइपोक्सिया की स्टेट रहती है, जिसके कारण इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जबकि नॉर्मल में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता। अगर अपन इन्फेक्शन की अगर अपन बात करें और उसका क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अगर अकॉर्डिंग टू कलर जाएं तो एनीमिक या पेल या हेमोरेजिक या रेड, दो तरह के होते हैं, या तो पेल होंगे या रेड होंगे, जिनके बारे में अभी अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात करें तो ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, तो सेप्टिक या ब्लेंड, सेप्टिक यानी जिसमें इन्फेक्शन है, और ब्लेंड यानी जो स्टेराइल है जिसमें इन्फेक्शन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू एज या तो रिसेंट हो सकता है, रिसेंट यानी फ्रेश, या ओल्ड हो सकता है, ओल्ड यानी जो ऑलरेडी हील्ड हो चुका है, हील्ड अप, ठीक ना, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ बात थी सेप्टिक इन्फेक्शन की, कुछ बात अपन को पता होनी चाहिए। बेसिकली क्यों होता है, तो जब इन्फेक्टिव कार्डियक वॉल्व वेजिटेशन एम्बोलिज, मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपन ने पिछले जब एम्बोलिज्म पढ़ रहे थे तो एक कंडीशन देखी थी बैक्टीरियल, एक सेकेंड, एंडोकार्डाइटिस, है ना। तो बेसिकली अपन ने बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या देखा था, उसमें अपन ने देखा था कि वॉल के ऊपर कुछ वेजिटेशंस आ जाते हैं, है ना। बेसिकली ये जब वेजिटेशन एम्बोलस की फॉर्म में ब्लड में चले जाते हैं, तो अब ऑलरेडी क्योंकि ये बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के कारण है,
तो फिर ये सेप्टिक इन्फेक्शन करवाते हैं। सिमिलरली जो नेक्रोटिक टिश्यू है, अगर उसमें किसी माइक्रोब का मतलब माइक्रोब वहाँ पे चला जाता है किसी भी तरह से, तो वो भी वहाँ पे सेप्टिक इन्फेक्शन करवाएगा। तो इनमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है ना, ये धीमे धीमे एप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली था सेप्टिक इन्फेक्शन। इसके बाद क्या है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। हाँ, तो इनको अपन अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। एक और पार्ट बना देंगे ताकि वो थोड़ा सही रहेगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।